अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जो है मुद्रा योजना के बारे में, ठीक है? जो मार्क जिसके 10 साल पूरे हुए, 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई अप्रैल 8 2025 में। 10 साल पूरे हुए हैं प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है, पीएम पीडब्ल्यूएमवाई। ये क्या है? ये लॉन्च की गई थी एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑन अप्रैल 2015 में। स्कीम सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? हमने एक डिकेड पूरा हुआ है। ये एक्चुअली कोलेटरल फ्री जो है माइक्रो लोन प्रोवाइड करती है 10 लाख तक का। कोलेटरल फ्री मतलब कोई आपको इसके लिए कोलेटरल देने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़मीन के कागज़ रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है बैंक में। 10 लाख तक का लोन आपको, माइक्रो लोन, छोटे लोन मिलते हैं। अब तो तरुण के अंदर जो है, अंडर तरुण प्लस के अंदर 20 लाख तक का लोन भी मिल सकता है नॉन कॉर्पोरेट को। नॉन फार्मर यानी कि फार्मर्स के लिए, किसान के लिए, एग्रीकल्चर नहीं, नॉन फार्म, माइक्रो और स्मॉल जो इंटरप्रेन्योरशिप होती हैं, इंटरप्रेन्योर्स होते हैं, कोई कोई बिजनेस शुरू कर रहा है, उसके लिए मिलता है। अगर डिकेड का अचीवमेंट देखें, इसके 10 साल जो पूरे हुए हैं 2015 से लेकर जो है 2025 तक, उसके अचीवमेंट देखें तो इसने सैंक्शन किए ओवर 52.37 करोड़ लोन, टोटलिंग 33.65 लाख करोड़ रुपीज़ का जो लोन सैंक्शन हुआ है, जिसमें 70% जो है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है। 50% लोन SC ST और OBC कम्युनिटीज़ को मिले, तो ये एक अचीवमेंट है। 31% जो है टू फर्स्ट टाइम बोरोर्स, जो फंडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विसेज और एग्री लाइड एक्टिविटीज़ में जो लोगों ने काम शुरू किए हैं, बिजनेसेस किए हैं, इन लोगों को लोन में। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने जो हाईलाइट किया है, इट्स रोल इन फंडिंग द अनफंडेड, ऐसे लोग जिनको कभी लोन नहीं मिला था, उन लोगों को लोन प्रोवाइड किए गए। एंडिंग जो इनफॉर्मल लेंडर्स थे, जो इनफॉर्मल लेंडर्स होते हैं, जो लोग इधर उधर से कर्जा लेते हैं ना किसी दूसरे से ब्याज पे, तो उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो एक इंक्लूसिव ग्रोथ हुआ है, जो विकसित भारत 2027 का जो हमारा जो एम है, विकसित भारत का जो डेवलप्ड इंडिया है, उसकी तरफ कहीं ना कहीं हम बढ़ रहे हैं। उन लोगों को भी लोन का एक्सेस, मनी का एक्सेस मिला है जिनको पहले नहीं मिलता था। वो लोग भी अपना फ्यूचर बेटर कर सकते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात की जाए तो ये है कि 10 साल पूरे हुए। पहली बार 2015 में लॉन्च हुआ था, 10 लाख तक का माइक्रो लोन मिलता था, अब अप टू 20 लाख हो चुका है तरुण प्लस में। इतना आप याद रखना है, ठीक है? अच्छा, अच्छा, लोन की कैटेगरी अगर मैं बताऊं तो इसमें पहली कैटेगरी आती है शिशु। शिशु में अब तक 50,000 का लोन मिलता है। फिर दूसरा है किशोर। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ था, यूपीएससी के एग्ज़ाम में पिछले साल ही, जाके देख सकते हो आप, ठीक है? फिर किशोर में 50,000 एक रुपये से लेके 5 लाख तक। तीसरा है तरुण। तरुण में 5 से 10 लाख तक। और चौथा है तरुण प्लस, 10 से 20 लाख का लोन फॉर रिपीटेड सक्सेसफुल बोरोर्स। मतलब जिसने एक बार लोन लिया, उसने चुका दिया, उसको 10 लाख से 20 लाख तक का भी लोन मिल सकता है, तरुण प्लस। तो इसमें 4 कैटेगरी: शिशु, किशोर, तरुण, तरुण प्लस। अच्छा, किसके थ्रू थ्रू जो है, थ्रू बैंक्स के थ्रू, NBFCs के थ्रू, MIF PMMY हैज़ क्रिएटेड जॉब्स एंड फॉर्मूला। मिलियन मिलियन ऑफ जो माइक्रो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, कोई अपनी दुकान खोल रहा है, कोई छोटा बिजनेस खोल रहा है, कोई कारपेंटर शॉप है, कैसी भी, मतलब इन लोगों को जो है मिल रहा है, ठीक है? अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस जो है, एक न्यूज़ है कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नोटिफाइड द अमेलगमेशन, मतलब इकट्ठा किया है 26 रीजनल रूरल बैंक्स, RRBs, जो रीजनल रूरल बैंक से, इन अप्रैल 2005 एज द फोर्थ फेज ऑफ कंसोलिडेशन। तो छोटी छोटी बैंक्स जो हैं, जो रन नहीं कर पा रहे थे, उनको इकट्ठी किया है, फॉलोइंग जो वन स्टेट वन RRB का रूप प्रिंसिपल था। अब की डिटेल, ये मर्जर ने जो है रिड्यूस की कुछ 43 से जो है 28 बैंक्स अक्रॉस 26 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरी में, कवरिंग अराउंड 22,000 ब्रांचेस को। तो 92% जो रूरल और सेमी रूरल एरियाज में जो ये बैंक्स थी, गांव देहात में। आंध्र प्रदेश जैसी में जैसे ग्रामीणा बैंक थी, बिहार में जैसे बिहार ग्रामीण बैंक हैं, जो रीजनल छोटी छोटी बैंक्स थी, ठीक है? इनके लाइबिलिटीज़ और एसेट्स को ट्रांसफ़र किया गया, स्टाफ्स को सीमलेसली ट्रांसफ़र किया गया, और मतलब छोटी छोटी बैंक्स को इकट्ठा करके एक मेजर जो है ब्रांच बनाई गई है। ऑब्जेक्टिव क्या था? ये मूव था बिल्ट ऑन प्रायर फेज जो सक्सेस हुआ था, एफिशिएंसी, गवर्नेंस, क्रेडिट फ्लो, फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये जो अनडिजर्व्ड एरियाज थे, उनको, अंडर रिजर्व्ड एरिया है, उन लोगों को जो है इकट्ठा किया, ताकि बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके, बेटर सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, बेस्ट बेटर फाइनेंशियल जो है फाइनेंसेस प्रोवाइड किया जा सके, अच्छे से क्रेडिट फ्लो हो सके, ठीक है?
अच्छा, रीजनल रूरल बैंक्स आर गवर्नमेंट ओन्ड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। अगर हम रीजनल रूरल बैंक्स की बात करें, ये गवर्नमेंट की द्वारा ओन की जाती हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। शेड्यूल्ड मतलब जो शेड्यूल इज अ आरबीआई जो एक बैंकिंग एक्ट है उसके अंदर जो शेड्यूल्ड में आती है, समझाऊंगा इसका डेफिनेशन जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ें। ऑपरेट करती हैं जो रीजनल लेवल्स पे अक्रॉस स्टेट्स, जो सर्व करती है रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में, समझे। अच्छा, कोर डेफिनेशन एस्टैब्लिश की गई थी। ये रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं ये इस एक्ट के अंदर आती है, रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट, कंपनी एक्ट के अंदर नहीं, ठीक है। ये रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1972 का है, जिसका रूट जो है 1975 के ऑर्डिनेंस में आता है। ये एम किया जाता था ताकि बैंकिंग की फैसिलिटी और पैसा जो क्रेडिट फैसिलिटी है, स्पेशली जो एग्रीकल्चर है, जैसे खेती बाड़ी है, छोटे छोटे फार्मर्स हैं, कोई आर्टिशंस हैं, या कोई अंडर डिजर्व जो रूरल पॉपुलेशन है, इनको फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए, इनको पैसा प्रोवाइड करने के लिए, इनको बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए छोटी छोटी एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, बैकवर्ड एरियाज़ में इनको ये बैंक ऑपरेट की थी। ये कहीं ना कहीं सप्लीमेंट करती हैं जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके, उन लोगों का भी फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके, समझे। अच्छा, ओनरशिप अगर देखें इसकी, तो ओनरशिप है 50, 35 और 15 रेशो ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंटर का जो है 35% है, स्पॉन्सर बैंक जो है, पब्लिक बैंक्स जो है, सरकारी बैंक्स, वो 35% शेयर होल्डर है, और स्टेट का इसमें 15% होता है। और ये काम करती है कि एक नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं, ग्रांट देती हैं, स्मॉल सेक्टर्स में ऑफर करती हैं, पैरा बैंकिंग सर्विस जैसे मोबाइल बैंकिंग है, पेंशन है, ये सारी काम करते हैं जो एक नॉर्मल बैंक्स करती है, ठीक है। तो ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं जो रीजन्स में काम करती है, रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में, ठीक है। अच्छा, अगर इनका फोकस देखा जाए, फोकस क्या है, एस्पेक्ट जो है इनका फोकस है रूरल एरियाज़ में क्रेडिट देना, फाइनेंशियल इंक्लूजन उन लोगों का जिनके अकाउंट नहीं है उनका खाता बनाना, उनको एटीएम प्रोवाइड करना, उनको पैसा प्रोवाइड करना, तो प्रॉफिट ड्रिवन। एंड देखो, आरआरबीज का ये एम है। वहीं कमर्शियल बैंक्स का जो एम है वो अलग होता है, उनको क्या करना है, उनको प्रॉफिट ड्रिवन है, डाइवर्स सर्विसेज देते हैं, अलग अलग टाइप के नेट बैंकिंग्स, अलग टाइप का एटीएम, क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स, हाई लेवल के, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट। लेकिन इनका काम है जहाँ पे लोगों को नहीं इनफ क्रेडिट मिल रहा उनको देना, फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड करना, ठीक है। एरिया क्या है, ये एरिया, ये कौन से एरियाज में काम करते हैं, ये रूरल और सेमी जो है अर्बन एरियाज में काम करते हैं। वहीं ये कमर्शियल बैंक जो नेशन वाइड और अर्बन हैवी, जहाँ बड़े बड़े शहर हैं, सिटीज़ है, वहाँ पे ये गांव देहात एरियाज में होती हैं रीजनल रूरल बैंक्स। अच्छा, इनका मकसद क्या है कि जो एग्रीकल्चर और खेती बाड़ी और जो माइक्रो फाइनेंसेस है उनको प्रोवाइड करना फैसिलिटीज़, ठीक है। हाउसिंग, ये हाउसिंग कोऑपरेटिव बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस होती है उनको प्रोवाइड करती है कमर्शियल बैंक्स। तो ये थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन है। मैंने आपको बता दिया कि रीजनल रूरल बैंक जो 1976 के एक्ट के अंदर काम करती हैं, ये एक ही इंडिया के लिए इनेक्टमेंट और रूल था जो रीजनल रूरल बैंक्स को जो है एस्टैब्लिश करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। फरवरी 1976 में पास किया गया था, 1975 में ऑर्डिनेंस आया था, फिर एक्ट पास किया गया 1976, ताकि अफोर्डेबल जो है लोन्स, पैसा प्रोवाइड किया जा सके छोटे मोटे फार्मर्स, किसान्स को, रूरल इकोनॉमीज़ को, गांव देहात के लोगों को, ठीक है। ताकि कहीं ना कहीं जो कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक है उनके साथ साथ ये भी काम कर सके, कोर एरियाज में जो है काम करे। एस्टैब्लिश की गई थी सेक्शन, गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक्स की रिक्वेस्ट पे नोटिफाइड किया गया अर्बन आरआरबीज एज बॉडीज कोऑपरेटिव विद परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, पावर टू एक्वायर प्रॉपर्टी, सू कर सकते हैं, सू भी हो सकते हैं। तो ईच विद इन द स्पेसिफिक नोटिफाइड एरिया, किसी डिस्ट्रिक्ट्स और किसी रीजन्स में ये काम करते हैं बैंक्स। इनके कैपिटल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो अथराइज्ड कैपिटल मिनिमम 1 करोड़, फुल्ली पेड 10 शेयर, 10 रुपये पर शेयर है ना, एडजस्टेबल बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, कैपिटल है मिनिमम 1 करोड़ का। ये थोड़ा टेक्निकलिटी है, अगर इसको आप पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो, नहीं भी पढ़ना चाहो तो कोई बात नहीं। ये याद रखना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना शेयर है, स्पॉन्सर बैंक्स का कितना शेयर है, और जो है स्टेट जो है गवर्नमेंट्स का शेयर कितना है। बस इतनी चीज़ें याद रखना, ठीक है, समझे। तो नेक्स्ट हम इसके आगे डिस्कस करते हैं। एक न्यूज़ है जो है वो है कि रिसेंटली जो है लोकसभा ने पास किया है कोस्टल शिपिंग बिल 2025। ये अप्रैल का न्यूज़ है, याद है ना। तो अप्रैल में ये पास हुआ था, पिछले साल 2025 में। अच्छा, ये एक्ट क्या प्रमोट करेगा कि डोमेस्टिक लेवल पे जो वेसल्स हैं उसकी पार्टिसिपेशन होगी,
यहाँ के हमारा जो कोस्टल एरिया, जो हमारा जो है ना तट तट एरिया है, जहाँ पे समुंदरी समुंदर के पास के एरियाज है, वहाँ के जो है बूस्ट करेगा कोस्टल कार्गो टू 230 मिलियन टन, 230 टन तक 2030 तक। अगर आपको याद हो तो मैक्सिमम जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो होता है, जो किसी का भी कंट्री का जो भी सी लेवल सी से कनेक्टेड है, वो थ्रू सी होता है। तो कट करेगा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है, जो शिपिंग कॉस्ट्स होती हैं, जिस कार्गो को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का, उसको फ्रॉम 14% ऑफ जीडीपी। तो रिड्यूस करेगा रोड का जो फिक्स्ड एमिशन है, क्योंकि अगर ज़्यादा जो है अगर ट्रांसपोर्ट हम वाया वाटर करेंगे तो क्या होगा, रोड पे जो एमिशन होती है वो कम होगी ना। बिकॉज अगर कंपैरिजन करें शिप्स और रोड से, तो ज़्यादातर जो है वो क्लाइमेट अगर जो इफेक्ट होता है, जो फॉसल फ्यूल्स की बर्निंग होती है वो कहाँ होती है, रोड्स पे ज़्यादा होती है, एमिशन ज़्यादा होती है ना। जो हमारा अलाइन भी है, जो सागरमाला जो हमारा प्रोजेक्ट है, सागरमाला के बारे में सुना होगा आपने, अगर नहीं सुना तो गूगल करो। इंडिया का जो मैरीटाइम हब विजन है। अच्छा, की प्रोविजन क्या है? एक तो लाइसेंसिंग सिस्टम को सिंप्लीफाई किया गया है। लाइसेंस चाहिए ना, इंडियन वेसल्स को उसमें से एग्जेम्प्ट कर दिया कि उन्हें लाइसेंस की जरूरत नहीं है। जो फॉरेन वेसल्स हैं, जो फॉरेन शिप्स हैं, जो फॉरेन कार्गो की जो बड़ी बड़े कंटेनर्स हैं, उन्हें जो है डायरेक्टर जनरल का अप्रूवल चाहिए बेस्ड ऑन जो सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं। क्रू की नेशनलिटी कौन सी है, कहाँ से हो भाई, डच हो, नैदरलैंड हो, यूके से हो, अमेरिकन हो, मिडल ईस्ट है, कहाँ से हो, मतलब वो नेशनलिटी क्रू की पता होनी चाहिए। बेस्ड ऑन सिक्योरिटी अप्रूवल है। और डोमेस्टिक लेवल के जो शिप्स है उनको एग्जाम्प्ट कर दिया गया लाइसेंसिंग सिस्टम से। ये बिल के जो है मैं आपको बता रहा हूँ इस बिल में क्या क्या है। स्ट्रेटेजिक मैंडेटरी बाइनियल नेशनल कोस्टल एंड इनलैंड शिपिंग प्लान कवरिंग रूट्स, मतलब हर 2 साल में जो है मैंडेटरी होगा कि इनलैंड शिपिंग के प्लान्स कैसे होंगे, कवरिंग कौन कौन से रूट्स कैसे होंगे, ट्रैफिक कितनी है कौन से पे। जैसे वाटरवेज भी है ना हमारे कुछ इनलैंड वाटरवेज, उनमें अच्छा फ्लीट कितनी बढ़ाई गई है, फ्लीट एक्सेप्शनल, अच्छा मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन होगा। तो ये बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, इतनी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती एग्जाम परस्पेक्टिव से। एक्सपैंड करेंगे इसको, कोस्टल ट्रेड इंक्लूडिंग जो एक्सप्लोरेशन और रिसर्च होगी, कवर करेंगे जितने भी सारे वैसल शिप है, फिशिंग वाले, ऑफ शोर यूनिट्स हैं। अच्छा, नेशनल डाटाबेस है, रियल टाइम डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाएगा ताकि फर्दर कोई लॉ कानून पॉलिसी मेकिंग है उसमें हेल्प करने के लिए। अच्छा, इन्फोर्समेंट में सिविल पेनल्टी अप टू 5 लाख जो है वो हो गई है, जो रिप्लेस कर दिया, पहले जेल टाइम होता था। अच्छा, अगर कोई वोलेशन करेगा। डायरेक्टर जनरल की पावर जो है फॉर रूट डाइवर्जन, कोई रास्ता बदलना है, वेसल्स को बैन करना है, वो इंक्रीज कर दी गई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें की गई हैं। ठीक है, तो आपको एक याद रखना है कि शिपिंग जो कोस्टल शिपिंग बिल है, अभी तो एक्ट बन चुका है शायद, तो ये किसके लिए है? ठीक है, प्राइमरली इसका एम क्या है, ये बात याद रखनी है आपने। प्राइमरी एम है, और लाइसेंसिंग को और सिंप्लीफाइड लाइसेंसिंग कैसे की गई है, 2 चीज़ें याद रखनी है। फिर तीसरी चाहे याद रखनी है कि जेल की जगह पेनल्टी की गई है 5 लाख की, सिविल पेनल्टी। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है याद रखने की। नेक्स्ट न्यूज़ एक आई थी जो थी कि आईएमएफ ने रिलीज़ किए 2 एडिशन जो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि ग्लोबल फाइनेंशियल जो है जीएफएसआर ग्लोबल फाइनेंशियल जो है स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, ये सवाल आएगा। तो ये करता है आईएमएफ। आईएमएफ क्या, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये रिलीज की गई। इसमें बताया गया 2025 की अप्रैल की रिपोर्ट के इनहेंसिंग, एक तो थीम क्या थी, इनहेंसिंग रेजिलियंस एडमिट अनसर्टेनिटी, और एक अक्टूबर में रिलीज की थी, उसके बारे में बाद में अक्टूबर में पढ़ेंगे, शिफ्टिंग ग्राउंड बीनीथ द क्लेम। दोनों ने हाईलाइट किया एलिवेटेड रिस्क डिस्प्राइट, जो मार्केट इतनी काम चल रही है, फिर भी रिस्क है, क्योंकि हाई वैल्यूएशन है, जियो पॉलिटिकल टेंशन आप देख रहे हो, मिडिल ईस्ट में वॉर देख रहे हो आप यूक्रेन रशिया का देख रहे हो कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हो, अब इसराइल पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हो, तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड, अब बुर्किना फासो में देख रहे हो, आप सूडान में देख रहे हो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, वो जियो पॉलिटिकल टेंशन भी है। नॉन बैंक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो है। तो मैं बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे रिस्क हैं वर्ल्ड में, तो स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये बता रही है। अच्छा, अप्रैल की हाईलाइट देखें तो हाइटेंड वॉलेटिलिटी, एसेट्स की जो प्राइस है वो बड़ी है, स्ट्रेच हुई है, फर्दर टाइटनिंग कुड हिट एमर्जिंग मार्केट जो हो रही है, हार्ड कैपिटल वाया कैपिटल इन आउटफ्लो हो सकता है कंट्री से, जो कैपिटल पैसा बाहर जाता है। तो ये सारी चीज़ें बताई हैं। बाकी ये सब चीज़ जो है क्या है, टेक्निकल चीज़ें,
जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। याद रखना है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिलीज़ करती है IMF, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो इंडिया ने जो है, अगर इंडिया के असेसमेंट देखें तो इंडिया ने बड़े पॉजिटिव असेसमेंट इन्हें मिले हैं IMF 2025 ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट की तरफ से, ठीक है। नोटेड फॉर इट्स के रेजिलियंट फाइनेंशियल सिस्टम है, ग्लोबल वर्नेबिलिटी का हाईलाइट किया है कि फाइनेंशियल रेजिलियंस के स्ट्रॉन्ग कैपिटल है, लिक्विड बफर है इनके पास, मल्टी ईयर लो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये आपको जो है इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है, लिक्विडिटी बफर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कैपिटल क्या होता है, ठीक है। एंड रिबस्ट बैंकिंग और हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर्स भी जो है वो हमारी इकोनॉमी को जो है अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बूस्ट हुआ, इंक्लूजन हुआ, वो भी एक पॉजिटिव है जो IMF ने कहा है इंडिया के लिए, ठीक है। मैक्रो स्टेबिलिटी अगर 2025-26 की ग्रोथ की प्रोजेक्टिव देखें तो बेसलाइन 6.6 है, ठीक है। अगर यूएस के टैरिफ जो लगा रहा है, यूएस टैरिफ, उससे भी हम रेजिलियंट है क्योंकि हमने बहुत सारी GST रिफॉर्म किए हैं, हमने अपनी इन्फ्लेशन को जो है कंटेन किया हुआ है, महंगाई को बढ़ने नहीं दिया है, हमने अपना फिजिकल कंसोलिडेशन किया हुआ है। फिजिकल क्या होता है वो भी आपको समझना होगा। ये टर्म्स जो है ना, जब तक आप इकोनॉमिक्स को कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं करोगे आपको ये टर्म्स नहीं आएंगे। करंट अकाउंट डेफिशिएट क्या होता है, अच्छा, ठीक है। ये आपको जो है BOP जब पढ़ोगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ोगे, तब आपको ये टर्म्स से आप जो है वाकिफ होंगे, ठीक है। सर्विस एक्सपोर्ट हमारा अच्छा है जो हमने करंट अकाउंट डेफिसिट से मेंटेन किया हुआ है, GST रिफॉर्म और हमने इन्फ्लेशन बचा के हमने फिजिकल कंसोलिडेशन किया हुआ है, तो हमें US के जो है टैरिफ्स इतनी मेजर हिट नहीं करेंगे जितने दूसरे जगहों पे करेंगे, क्योंकि हमारा जो है, हमारा जो बेसिक्स हैं इकोनॉमिक्स के हमारी कंट्री के वो स्ट्रॉन्ग है, पिलर्स जो हैं इकोनॉमी के वो स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, रिस्क क्या है, एक्सटर्नल शॉक्स हो सकते हैं, हाँ, कैपिटल आउटफ्लो हो सकता है ट्रेड और जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशंस की वजह से, ठीक है। हमारे आज भी नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो वल्नरेबल हैं। साइबर का रिस्क है, हमें साइबर सिक्योरिटीज़ का जो इंटरनेट बैंकिंग है, जो वेरियस ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हैं, वेदर इम्पैक्ट हो सकता है, रूरल कंजम्पशन, और उसकी वजह से महंगाई बढ़ सकती है, ये IMF ने कहा है। अच्छा, IMF की रिकमेंडेशंस क्या है इंडिया के लिए, कि हमें इन्हेंस करना चाहिए जो नॉन बैंकिंग NBFC जो डिजिटल लैंडिंग है उसकी सुपरविजन करनी चाहिए, अच्छे से देखना चाहिए कि जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है वो कैसे पैसा दे रहे हैं, किस तरह से डिजिटल लैंडिंग हो रही है, जो ऑनलाइन लोग लोन लेते हैं उनके ऊपर हमें जो है निगरानी रखनी चाहिए। अच्छा, मॉनिटर करना चाहिए जो फाइनेंशियल इंटरकनेक्टेडनेस है और कंसंट्रेशन वो किस तरह से हो रही है, ठीक है। बूस्ट करना है हमने साइबर रेजिलियंस के, हमारे ऑनलाइन जो थ्रेट्स हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं आज भी जो डिजिटली बड़ा इलिटरेट्स हैं, चाहे वो नेट बैंकिंग हो, चाहे वो फाइनेंशियल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो, तो वो हमें, वो रिस्क है हमें साइबर सिक्योरिटी की, कोई धोखा कर सकता है। आज भी लोग नहीं बोलते कि आप हमें 1,000 रुपये भेजो, आपकी 1 लाख की जो है लॉटरी लगी है ना। अब कोई लॉजिकल इंसान होगा वो सोचेगा यार 1,000 में 1 लाख कौन देगा, बट मेनी पीपल गेट इन्फ्लुएंस्ड, दे सेंड मनी, देयर अकाउंट्स गेट हैक्ड, तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं। वो आधार पिन शो किसी के साथ शेयर कर देते हैं, वो ATM की डिटेल्स दे देते हैं, वो बैंकिंग डिटेल दे देते हैं, वो OTPs दे देते हैं, तो इस तरह का रिस्क है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को हमें जो है बूस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये जो है बताई गई हैं जो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में। अच्छा, ये न्यूज़ थी इंडिया के रिलेटेड। अच्छा, एक नेक्स्ट है कि WTO का जो है WTO का ये रिपोर्ट है, ठीक है, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टेटिस्टिक्स जो है स्टैटिस्टिक्स, ये रिलीज़ की गई थी अप्रैल में, जो अपडेट होती है अक्टूबर में ना। तो फोरकास्ट करती है ग्लोबल जो है मर्चेंडाइज ट्रेड ग्रोथ किस तरह से हो रही है, ये सारी चीज़ों के बारे में। इसमें बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, ये भी अगर आप पढ़ना चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट और यू कैन आस्क मी, मैं जो है आपको PDF अपना प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें याद रखने की इतनी चीज़ें कि ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टेटिस्टिक्स जो है वो कौन रिलीज़ करता है, वो WTO करता है। WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके रिलेटेड भी बहुत सारी न्यूज़ हैं, वो भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। WTO का इंडिया मेंबर है, ओके। अच्छा, एक नेक्स्ट न्यूज़ है, UNCTAD जो है ना उसने रिलीज़ किया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2025। अब टेक्नोलॉजी, ये चीज़, ये रिपोर्ट्स के नाम याद रखने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे रिपोर्ट है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, ये कौन रिलीज़ करता है, UNCTAD, ठीक है। टाइटल क्या है, इंक्लूसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर डेवलपमेंट, ये इसका नाम है, टाइटल है, थीम है, ठीक है। इसने रिपोर्ट किया है कि जो AI का रैपिड ग्रोथ है, जो AI जिस रफ्तार से जो है डेवलप हो रही है, जिस रफ्तार से बढ़ रही है, एंड जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी है उसके रिस्क और बेनिफिट्स
ये बताएं। और इन्होंने ये भी कहा है कि इन चीज़ों को, जो एआई है और जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी हैं या दूसरी हैं, इनको यूज़ करने के लिए, इनके रिस्क्स और इनके बेनिफिट्स जो हैं, उनके लिए इन्होंने कहा है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है कि वो प्रॉपर पॉलिसीज़ बनाएं। ठीक है, अपने नेशंस को जो है प्रोग्रेस करना है अगर इस रास्ते में। रिपोर्ट ने सर्वे किया है एआई का लैंडस्केप फ्रॉम डेवलपिंग टू अडॉप्टेशन। डेवलपमेंट से लेके एम्फसाइज किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, डाटा का एक्सेस होना चाहिए, प्रॉपर स्किल होनी चाहिए लोगों का यूज़ करने के लिए, ग्लोबल कोलैबोरेशन होने चाहिए ताकि अवॉइड किए जा सके डिवाइड्स किसी तरह के। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी जैसे एआई है, आईओटी है, आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स है जो है, बायोटेक्स फॉर्म्स, अराउंड 2.5 जो है यूएस ट्रिलियन डॉलर की ये मार्केट थी 2023 में, और प्रोजेक्टेड है कि ये 16.4 ट्रिलियन डॉलर्स की हो जाएगी 2033 तक, जहां एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमिनेट करेगा अराउंड 4.8 ट्रिलियन का। अगर इंडिया की पोजीशन देखी जाए तो इंडिया 36 नंबर पर है 170 में से, ये फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज में, जैसे इंटरनेट की चीज़, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, बायोटेक्नोलॉजीज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, और बेनिफिट होगा फ्रॉम लार्ज डेवलपर पूल्स से लेकर अलॉन्ग साइड चाइना, और स्ट्रेंथन करेगा प्राइवेट जो एआई इन्वेस्टमेंट है ग्लोबली, हम 10th नंबर पे हैं। ठीक है, इन चीज़ों को अगर हम प्रॉपरली लोगों को स्किल करेंगे उसके साथ साथ, तो इसमें जो है बहुत बड़ा पोटेंशियल है फ्यूचर में। समझे? पॉलिसी रिकमेंडेशन क्या किया गया कि स्ट्रेंथ किया जाए अपना इनोवेशन का जो इकोसिस्टम है, असेसमेंट किया जाए, फोरसाइट किया जाए, चीज़ों को देखा जाए किस तरीके से इसके साथ चला जाता है, व्हाट आर देयर बेनिफिट्स, हाउ वी कैन मिनिमाइज द रिस्क्स इन्वॉल्व्ड विद यूजिंग एआईज। ठीक है, बिल्ड करें जैसे शेयर्ड एआई फैसिलिटीज़, पब्लिक डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क्स बनाएं ताकि लोगों को पता चले कि दीज आर द नेसेसरी स्टेप्स यू हैव टू टेक इन ऑर्डर टू यूज दीज थिंग्स, दीज आर देयर बेनिफिट्स, दीज आर देयर हार्म्स। पॉलिसी फ्रेमवर्क्स होने चाहिए गवर्नमेंट्स की तरफ से, they should not be harmful to the people of older generations or people of new generations, how they use that technology. ओके, अच्छा नेक्स्ट है कि यूनाइटेड नेशन के जो ऑफिस ऑफ डिसआर्ममेंट अफेयर है, यूएनओडीए, उनसे सेलिब्रेट किया 50th एनिवर्सरी जो बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन थी, जो 26 जो है मार्च 2025 को। ये जो है ये ट्रीटी जो है ये आई थी 1975 में, पहली जो है मल्टीलैटरल डिसआर्ममेंट पैक्ट था जो बैन करता है इंटायरली वेपन, इंटायर वेपन कैटेगरी। कौन सी? बायोलॉजिकल वेपन जो है इसकी कैटेगरी की, इस वेपन्स को यूज नहीं किया जाएगा किसी भी कंट्रीज के द्वारा। तो यूएनओडीए का जो जेनीवा ब्रांच है विद बीडब्ल्यूएमसी, उसने इम्प्लीमेंट किया है इसको। ठीक है, ईयू की फंडिंग, यूरोपियन यूनियन की फंडिंग के साथ। ठीक है, अच्छा, ये बायोलॉजिकल जो वेपन कन्वेंशन है ये क्या है? ये रेक्टिफाई की गई है 188 स्टेट्स के द्वारा। जो बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है ये इंक्लूडिंग इंडिया के द्वारा, मतलब बहुत बड़ा है, इतना, इतनी शायद वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है एक ऐसी कन्वेंशन है जिसको इतने मेंबर नेशंस ने साइन किया गया। अच्छा, BWC जो है वो डेवलपमेंट प्रोहिबिट करता है किसी तरह का भी बायोलॉजिकल वेपन्स को डेवलप करना, बनाना, है ना, उसकी प्रोडक्शन करना, उसको रखना, स्टॉक पाइल इन करना कि या यूज़ करना बायोलॉजिकल या टॉक्सिक वेपन्स को, या उसका इस्तेमाल करना। इंडिया ने ये होस्ट किया था 2025 का कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में। ठीक है, 50 ईयर्स इसके पूरे होने के पर। ठीक है, तो इस तरह का वेपन ना ही यूज़ किया जाएगा, ना बनाया जाएगा, ना रखा जाएगा, ताकि प्रिवेंट किया जाए किसी तरह का भी बायोलॉजिकल वॉरफेयर, यू नो। अच्छा, बायोलॉजिकल वॉरफेयर का एक मैं एग्जांपल दूं। फॉर एग्जांपल, अगर कोरोना मान लो इट वाज नॉट एन जो ना एक्ट ऑफ नेचर, ये अगर किसी ने जानबूझ के यूज़ किया हो टू डिस्ट्रॉय द कोर ऑफ अदर कंट्री, कोई ऐसा वायरस छोड़ा जाए किसी मुल्क में जिससे जनरेशन्स अफेक्ट हो, है ना, इस तरह की यूज़, मतलब इस तरह का बायोलॉजिकल वेपन, टेम्परिंग विद द लिविंग थिंग्स टू अफेक्ट अदर लिविंग स्पीशीज ऑन द अर्थ, तो इसका लार्ज स्केल इम्पैक्ट हो सकता है। वो नेचर पे भी हो सकता है, वो वाइल्ड लाइफ पे भी होता है, वो ह्यूमन स्पीशीज़ पे भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये बंद किया गया। ठीक है, इसका यूज़ जो है कम्प्लीटली बंद किया गया। अच्छा, अगर हम बायोलॉजिकल जो वेपन कन्वेंशन है उसने बड़े फेस किए सिग्निफिकेंट जो है स्ट्रक्चरल और प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी हैं, जो कहीं ना कहीं इसके इम्प्लीमेंटेशन को वो अंडरमाइन भी करता है। इसका लैंडमार्क, चाहे डिस्पाइट इट्स लैंडमार्क स्टेटस की ये पहली ट्रीटी थी जो बैन करती है एक एंटायर कैटेगरी, लेकिन नो वेरिफिकेशन मैकेनिज्म।
कोई इंस्पेक्शन, मैंडेटरी इंस्पेक्शंस नहीं होती, कोई डिक्लेरेशन या मॉनिटरिंग नहीं होती इसकी। अनलाइक जो केमिकल वेपन्स हैं कन्वेंशन है, उसमें जो है कंप्लायंस, रिलीफ ऑन सेल्फ रिपोर्टिंग एंड वॉलेंट्री कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, खुद बताना पड़ेगा कि हम ये मेजर ले रहे हैं, जो CBMFs है ना, कि वॉलेंट्री जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स विच आर इनकन्सिस्टेंटली सबमिटेड, फील्ड इन 1999 2001 का प्रोटोकॉल। तो इसमें वैसा नहीं है। अच्छा, डिफेंस बायोटेक, डुअल यूज टेक्नोलॉजी रिस्क, एडवांस इन सिंथेटिक बायोलॉजी जो है, AI ड्रिवन जो जीन एडिटिंग है जैसे क्रिस्पर है ना, एंड साइबर बायो सिक्योरिटी ब्लर है, पीसफुल रिसर्च या वेपनाइजिंग लाइंस में इनेबल नॉन स्टेट एक्टर्स। तो देखो, बायोलॉजिकल वेपन्स में भी ना आजकल तो देखो जीन एडिटिंग होती है, जैसे वेरियस थिंग्स जो है ना बायोटेक्नोलॉजी में तो हो रही है ना, तो कहीं ना कहीं देर आर ब्लर लाइंस कि विच इज़ वेपन एंड विच इज़ फॉर द डेवलपमेंट। कुछ लोग तो डेवलपमेंट की आड़ में जो है दे आर क्रिएटिंग सम हार्मफुल थिंग्स। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन आपको याद रखना बायोलॉजिकल वेपन जो है ये क्या है। BMC क्या है, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन क्या है, ये 1975 में पहली बार लॉन्च हुई थी। ये क्या करती है, ये बैन करती है। इंडिया क्या इसका मेंबर है, यस है। कितनी स्टेट्स ने साइन किया है, 188 स्टेट्स अराउंड द वर्ल्ड जो है उन्होंने जो है इस कन्वेंशन को साइन किया हुआ है कि हम ना ही इसको स्टॉक पाइल करेंगे, ना ही इसको प्री प्रोडक्शन में लाएंगे, ना ही किसी तरह की वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे इससे रिलेटेड, ना ही किसी पे यूज़ करेंगे। तो इस चीज़ के बारे में है, सिंपल इतना याद रखना है, इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक न्यूज़ है, वो है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% फंडेड जो है बाई जो है सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट है, अप्रूव की गई थी बाई यूनियन कैबिनेट अप्रैल 2025 में, सेकंड फेज, जहाँ पे जो है 6,839 करोड़ का जो है वो फंड जो है सेंक्शन की गई, एक्सटेंडिंग VVIP1 टू नॉर्थ नॉर्दर्न बॉर्डर्स विलेजेस। अच्छा, ये क्या है वाइब्रेंट, ये जो है पहले जो VVP फर्स्ट था, जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम था, वो नॉर्दर्न इंडिया की जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, बॉर्डर स्टेट्स हैं, जो जैसे चाइना से जो कनेक्टेड हैं या पाकिस्तान से हैं, जो उनके अराउंड जो विलेजेस हैं उनको डेवलप किया जाएगा। अब ये जो है, जो इसका सेकंड फेज जो 2025 में लॉन्च किया गया है, इनको नॉर्दर्न स्टेट से जो है एक्सटेंड करके बाकी स्टेट्स जो भी इंटरनेशनल बॉर्डर से अलाइंड है वहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव क्या है, सपोर्ट करेगा विकसित भारत का जो हमारा मिशन है 2047 तक, कि सेफ, महफूज, सिक्योर और वाइब्रेंट लैंड बॉर्डर्स, जो ज़मीन से जुड़ी हुई लैंड बॉर्डर, जैसे म्यांमार के साथ, चाइना के साथ, भूटान के साथ, नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ, इन एरियाज़ के कॉम्प्रिहेंसिव डेवलप होगा इन स्ट्रेटेजिक विलेज अक्रॉस 17 स्टेट और यूनियन टेरिटरी, चाहे वो अरुणाचल है, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ठीक है। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से सेचुरेशन, ऑल वेदर रोड्स कनेक्ट, जो प्रधानमंत्री जो PMGC या PMGSY है ना, फोर्थ फेज के, इनके ये जितने भी ये गांव हैं जो बॉर्डर के साथ कनेक्टेड है, इनके साथ हर वेदर में 20 जो है 24/7 एंड 12 मंथ्स ए ईयर रोड्स की जो है कनेक्टिविटी रहेगी, टेलीकम्युनिकेशन होगा, यहाँ TV की कनेक्टिविटी होगी, नेटवर्क होगा, यहाँ बिजली होगी, इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा इन एरियाज़ का। तो डेवलप वेलफेयर कन्वर्जन, जैसे फुल कवरेज ऑफ स्कीम फॉर हाउसिंग, घर बनवाए जाएंगे, पानी सैनिटेशन प्रोवाइड किया जाएगा, स्मार्ट क्लासरूम वहाँ के लोगों के लिए, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, लिवलीहुड एंड टूरिज्म। देखो, जैसे SHC है या कोई, या जो है ना कोऑपरेटिव सपोर्ट दी जाएगी, फेयर्स, मेले, त्यौहार, मिनिस्ट्रियल विजिट्स होंगी, प्रमोट किए जाएंगे यहाँ के कल्चर और हेरिटेज को। तो इन एरियाज़ को जो है, ये बॉर्डर्स के जो पास के एरिया हैं विच यूजुअली गेट डिस्ट्रैक्टेड, जब दो कंट्रीज़ के बीच में टेंशन्स होती हैं, दे गेट अफेक्टेड, उनके स्कूल्स अफेक्ट होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी लिवलीहुड, उनकी लाइफ अफेक्ट होती है। तो इन सब लोगों को जो है एक लाइफ प्रोवाइड करने के लिए, दे शुड नॉट फील एलिनेटेड फ्रॉम देयर कंट्री, तो उन्हें डेवलप किया जाएगा, ठीक है। उन्हें कंपनसेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को देखा जाएगा। टेक्नोलॉजी से PM गति शक्ति फॉर प्लानिंग और मॉनिटरिंग के लिए हाई पावर्ड कमेटीज़ का जो है यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों के लिए जो है ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो किस बारे में, तो आप बोलोगे कि पहला फेज में जो है नॉर्थ की जो स्टेट्स थी जो बॉर्डर के साथ कनेक्टेड थी, उनके डेवलपमेंट की बात हो रही थी। अब जो है जितनी भी जो है इंटरनेशनल बॉर्डर्स के साथ जो लैंड, याद रखना लैंड, वाटर नहीं,
लैंड बॉर्डर से कनेक्ट करती हैं, जुड़ी हुई हैं जितने भी कंट्री इंडिया के साथ, उनके अराउंड जो विलेजेस हैं उनकी डेवलपमेंट की बात हो रही। इतना आपने याद रखना, इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक यू नीड टू लर्न और यू नीड टू रिमेंबर, इट शुड बी इनफ एंड सफिशिएंट। नेक्स्ट एक न्यूज़ है कि इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड एंड साइंड ए डील इन लेट अप्रैल 2025 फॉर 26 राफेल मरीन, जो राफेल एम है कैरिड बेस्ड फाइटर जेट्स फ्रॉम फ्रांस से जो है हमने डील की है खरीदने की, जो 7.5 बिलियन डॉलर्स की अराउंड 63,000 करोड़ की है। तो ये मार्क करता है पहला इंडिया का फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर फॉर दिस नेवल वाइब्रेंट एंड लार्जेस्ट डिफेंस डील बिटवीन द टू नेशन। ये दोनों नेशंस के बीच में सबसे बड़ी डिफेंस डील हुई है, ठीक है, और पहली सबसे बड़ी एक्सपोर्ट ऑर्डर है फॉर दिस नेवल वेरिएंट जो हमने बनाया। अच्छा, डील की डिटेल कौन, 22 जो है सिंगल सीटर्स हैं, 4 ट्विन सीटर ट्रेनर्स शोर बेस्ड, ये INS विक्रांत विद विंग टिप मॉडिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हैं, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, इतनी आपको याद नहीं रखने की जरूरत नहीं है। तो अपने इतना याद रखना है कि ये राफेल का जो है सबसे बड़ा एक्सपोर्ट किया गया, किसके साथ किया गया है, फ्रांस के साथ किया गया, अराउंड 7.5 बिलियन डॉलर्स का, 63,000 करोड़ का। अच्छा, ये कुछ जो है एक्सरसाइजेज हैं जो न्यूज़ में थी, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहली एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज जो है डेजर्ट फ्लैग, एक मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है जो होस्ट की गई थी बाय UAE एयरफोर्स एट अल जो है दाफरा जो है एयर बेस फ्रॉम अप्रैल 21 टू मई जो है मई 8 2025। तो आपसे पूछा जाएगा कि एक्सरसाइज जो है डेजर्ट फ्लैग 10 किस किस के बीच में होती है, तो ये मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है। ये जो है इंडिया का जो है इंडियन एयरफोर्स भी पार्टिसिपेट करती है विद MiG-29 एक एयर सुपीरियोरिटी के, और जैगवार जो है ग्राउंड अटैक फाइटर्स के साथ, ज्वाइनिंग 11 बाकी नेशंस, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, बहरीन है, फ्रांस, जर्मनी, कतर, सऊदी अरबिया, साउथ कोरिया, टर्की, UK, US एंड UAE, ठीक है। तो ये जो है ये कंट्री सारी जो है एक्सरसाइज जो है डेजर्ट फ्लैग 10 में जो है पार्टिसिपेट करती है। कहाँ हुआ था 2025 में? दुबई में, ठीक है, UAE में, यूनाइटेड अरब अमारात में हुआ है। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव है कि स्टिमुलेट्स कॉम्प्लेक्स एरियल जो है सिनेरियोज फॉर इंटर ऑपरेशनलिबिलिटी एंड रेडीनेस, एक्सचेंज करेंगे ऑपरेशनल नॉलेज एक दूसरी कंट्रीज के साथ कि हाउ वी जो है टैकल दीज ऑपरेशंस, हाउ वी डू दीज सिचुएशंस। तो सारी नॉलेज एक दूसरे के बीच में शेयर की जाएगी, हम एयर में कैसे लड़ सकते हैं, हाउ कैन वी टैकल दिस सिचुएशन। तो सिनेरियोज क्रिएट किए जाएंगे, फिर उन सिनेरियोज पे जो है मॉक ड्रिल्स की जाएंगी। तो कहीं ना कहीं इंडियाज़ की डिफेंस टाइज भी जो है मिडल ईस्ट के साथ स्ट्रॉन्ग करेगा, वाइल जो उनकी ऑनिंग जो अपनी वॉर फाइटिंग स्किल्स है उनको भी और बेहतर करेगा, ठीक है, क्योंकि रीजनल टेंशंस बहुत हैं एंड मोस्ट ऑफ दीज वॉर्स आर यूजुअली फॉट ऑन जो है एयर के साथ ही लड़ी जाती है। आप मिडल ईस्ट की जो कॉन्फ्लिक्ट्स देख लो जो अभी हो रहे हैं ईरान, इसराइल एंड अमेरिका के बीच में, यू नो आफ्टर 10 और 15 days दे आर स्टिल फाइटिंग इन एयर एंड दे हैव स्टिल नॉट, द बूट्स आर स्टिल नॉट ऑन द ग्राउंड। सो एयर की जो है आजकल बहुत जो है इंपॉर्टेंस है। अच्छा, एक दूसरी एक्सरसाइज जो न्यूज़ में थी वो है डस्ट लिक। देखो, इसको एक्चुअली लाइकली इंटेंडेड एज जो है डरलिक है, जो अपेयर होती है एज मिस स्पेलिंग। ये एक मल्टीलैटरल जो है मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में, ये 6वां एडिशन था इसका, अकरिंग फ्रॉम अप्रैल 16 to 28, ये पुणे में हुई थी इस बार इंडिया में। तो डरलिक एक्सरसाइज जो है किसके बीच में होती है अगर पूछा जाए, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है। ये इसका फोकस है जॉइंट पे हम काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस कैसे करेंगे जो सेमी अर्बन और अर्बन सिनेरियोज में, है ना, शहरी एरिया में हम लोग कैसे करेंगे, कैसे ऑपरेशन ड्रिल्स की जाएंगी, कैसे लाइक पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे की जाएगी, रेड कैसे की जाएगी, सर्च कैसे किए जाएंगे उनके जो है अड्डे, उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है की जाती है, ठीक है। इंडियन आर्मी की कंटिजेंसी प्रैक्टिस करती है मल्टी डोमेन और सब कन्वेंशनल टेक्निक्स है, कैसे फिजिकल फिटनेस, जॉइंट प्लानिंग, इंटेलिजेंट सर्वे, ये सारी चीज़ों के बारे में किया जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि डरलिक एक्सरसाइज क्या है, ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। दूसरी चीज़,
2025 में कहाँ हुई थी ये? इंडिया में पुणे में हुई थी। ये किस पे फोकस करती है? ये सेमी अर्बन और अर्बन एरिया में, शहरी एरियाज में किस तरीके से ऑपरेशंस किए जाएंगे, ठीक है। बस इतना याद रखना है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस जो है शहरी एरियाज में कैसे किए जाएंगे, दोनों कंट्रीज मिल के ऑपरेट करती है, कुछ हम अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, कुछ वो लोग करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल दैट। ओके।